गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। दो वीडियो में आपको लास्ट दो वीडियो में हमने ये बताने का प्रयास किया, इंट्रोडक्टरी पार्ट। बेसिकली अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं डक्टाइल आयरन पाइप के प्रोडक्शन के किस तरह से हम डक्टाइल आयरन पाइप को बनाने की प्रक्रिया होती है और कैसे पूरी इंडस्ट्री सेटअप में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, फंडामेंटली इक्विपमेंट डिटेल के बारे में। और इस पूरे वीडियो में हम इस बात को आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि प्लांट किस तरह से होता है और इसमें किस किस कमियों का ध्यान अगर दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी को हम इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपको बहुत सारे वीडियो मेटलर्जी पर मिल जाएगा, यानी मेटल में क्या क्या कंपोजिशन को किस तरह से करेंगे। हालांकि मैं कमिंग वीडियो में आपको ये सब भी बात बताऊंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के ऐसे लोगों के साथ काम किया हूं जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान में सबसे कम रिजेक्शन रेट पर पाइप बनाने का प्रयास किया है, तो मैं उस टीम का हिस्सा रहा था। हालांकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं डक्टाइल आयरन पाइप के प्रोजेक्ट और मेंटेनेंस के ऊपर और प्लांट स्टडी के बारे में ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करें। तो मैं बताता हूं कि आपको कि डक्टाइल आयरन पाइप के बनाने का जो प्रोसेस जो शुरू होता है, ये सबसे पहले दो प्रोसेस में हम कर सकते हैं। आइदर हम पिग आयरन को लेकर के इंडक्शन फर्नेस में, इंडक्शन फर्नेस के बारे में अब आप पूछेंगे, आप जानने का प्रयास करेंगे कि इंडक्शन फर्नेस होता क्या है, या बहुत सारे इक्विपमेंट के बारे में हम नाम लेते जाएंगे बीच में, और इन सारे इक्विपमेंटों का एक एक करके स्टडी करके मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। परंतु इस वीडियो में मैं ये चाहता हूं कि आप ओवरऑल समझें कि प्लांट में पाइप बनकर फिनिश्ड यार्ड तक पहुंचता कैसे है। तो सबसे पहले बनाने की जो तरीका होती है कि किसी भी मेटल को, किसी भी तरह के मेटालिक चीज को बनाने के लिए मेटल की आवश्यकता होगी। तो जाहिर सी बात है, मेटल को लाने के लिए हमारे पास या तो ब्लास्ट फर्नेस हो सकता है या फिर हमारे पास इंडक्शन फर्नेस हो सकता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास दुनिया में प्लांट है, जो इंडिया में है, विशेषकर विदेशों में जो दुबई, अबू धाबी, बहुत सारे कंट्री में जो बना हुआ है, इंडस्ट्री चल रहा है, जहाँ ब्लास्ट फर्नेस नहीं है, वहाँ इंडक्शन फर्नेस के थ्रू हम इस काम को करते हैं। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट इस बात को हम समझाने का प्रयास करते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम ब्लास्ट फर्नेस से हॉट मेटल को लेकर के चले आते हैं। रह गई बात, अगर आप 3 लाख टन के करीब का पाइप लगाना चाहते हैं, 3 लाख टन के करीब प्रोडक्शन आपका अगर ईयरली प्राप्त करना चाहते हैं, तो लगभग 850 से 900 टन के करीब में आपका डेली का प्रोडक्शन करीब निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो इस हिसाब से जो अगर आपका जो इंडक्शन फर्नेस है, ये इंडक्शन फर्नेस में हम मेटल को ब्लास्ट फर्नेस से लेके चले आते हैं। ये प्रोसेस आपको बता रहे हैं, लेके चले आते हैं। लेकर चले आने के बाद लगभग अगर हम 3 लाख टन के बारे में चर्चा पहले हम करना शुरू करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम मेटल का फ्लो देखें कि मेटल का बैलेंसिंग, जिसको मेटल बैलेंसिंग बोला जाता है इन स्टील प्लांट के भाषा में, कि किस तरह से मेटल का हम फ्लो रखेंगे जो टारगेटेड, जो हमारा टनेज होता है लगभग 850 से 900 टन जो हमारा प्रोडक्शन निकालना है, तो उस हिसाब से हमारा मेटल का फ्लो लगभग 40 टन के करीब में हमारा इंडक्शन फर्नेस से रेगुलर हमारा बना रहना चाहिए। 40 टन के हिसाब से इंटू 24 है ना, तो 24 में 23 आवर के करीब में हम पूरा आवर काउंट करते हैं। और उसके बाद फिर हम इस मेटल को लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हम इंडक्शन फर्नेस में मेटल को लेकर चले आते हैं। इंडक्शन फर्नेस हमारे पास दो तरह का फर्नेस को यूज़ करते हैं। एक मेल्टिंग फर्नेस है, तो मेल्टिंग करेंगे, जैसे कि पिग आयरन, जहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस नहीं है, हमको मोल्टेन मेटल बनाना है, तो हम पिग आयरन को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मोल्टेन मेटल के लिए हमारे पास इंडक्शन फर्नेस की आवश्यकता पड़ेगी, उसको मेल्टिंग फर्नेस के रूप में जाना जाता है। हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसको बनाती है, जैसे इंडक्टोथर्म है, इलेक्ट्रोथर्म है, मेगाथर्म है, ये सब प्रसिद्ध और बड़ी कंपनियां हैं। तो ये इसमें हम लेकर के इसका लगाते हैं। तो अगर हम 3 लाख टन के करीब में हम जाते हैं, तो आपके पास अगर कोई पूछता है कि कितना का मतलब कितना टन का हम फर्नेस लगाएंगे, तो लगभग आप अगर किसी से बात करें तो 15 टन का फर्नेस आप यूज़ कर सकते हैं।
और जो किलोवाट रेटिंग के हिसाब से अगर करेंगे तो 3 मेगावाट 3 मेगावाट इज सफिशियंट टू प्रोड्यूस दैट काम। तो 3 मेगावाट का अगर आप फर्नेस लेते हैं तो आपका जो लगभग 35 से 40 टन का जो आवरली आपका जो मेटल चाहिए वो आराम से आपको मिल जाएगा। हालांकि आप चाइनीज़ चूँकि आपको पता होना चाहिए कि डक्टाइल आयरन पाइप बनाने की जो मशीन होती है वो हिंदुस्तान में अभी एक कंपनी है जो बनाना शुरू की है, नाम मैं बताऊंगा नहीं आपको क्योंकि ऐसे बोलने से लोग बायस्ड हो जाते हैं, लेकिन कुछ खास कंपनियां हैं जो कि हिंदुस्तान में कंपनी है जो काम कर रही है इस पर, जो अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। हम लोगों ने ही उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन हिंदुस्तान पर तो हमारा जो मुख्यतः ये पूरा प्लांट चाइना के थ्रू हिंदुस्तान में दिया जाता है। अब चाइनीज़ कंपनियां बहुत सारी हैं, SYT है, डैलियन है ना, बहुत सारी कंपनियां हैं, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। तो लेकिन जो इंडक्शन फर्नेस है वो इंडिया में यानी हिंदुस्तान से लिया जाता है। तो लगभग आप 3 मेगावाट का और 15 टन का फर्नेस 4 क्रूसिबल के साथ में अगर आप ले लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ से मेटल को उठाते हैं, और ये जो मेटल हम यहाँ से उठाते हैं, मेटल यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर हम करते क्या है, एक्चुअली क्या है, ब्लास्ट फर्नेस में जो मेटल आता है, मेटलर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो वी वांट टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ द कार्बन एंड वी वांट टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ द सिल्क। तो इसलिए सिल्को मैग्नीज नाम का एक पदार्थ जो उसमें या बहुत सारा चीज़ उसमें जो मेटलर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बातें आएंगी तो मैं बताऊंगा। तो उसको करके हम एक मेटल को यानी एक योग्य मेटल को तैयार कर लेते हैं। कहाँ पे, इंडक्शन फर्नेस में। इंडक्शन फर्नेस में तैयार करने के बाद जो बैचिंग चालू होता है, अभी तक हम 15 टन का मेटल तैयार कर, लेकिन 15 टन तो हम डायरेक्ट लेके जाएंगे नहीं। तो 5 टन का मेटल अगर हम कन्वर्टर नाम को, उसके बाद एक सीक्वेंस में एक और आता है एक इक्विपमेंट, उस इक्विपमेंट का नाम होता है कन्वर्टर। तो यानी इंडक्शन फर्नेस से मेटल आया, क्रेन के थ्रू मेटल को इंडक्शन फर्नेस से हम कन्वर्टर में डाल देते हैं। कन्वर्टर में लाने के बाद उसको MG कन्वर्टर के नाम से जाना जाता है। यानी मैग्नीशियम का हम वहाँ पर क्या करते हैं, फीड करते हैं उसमें। तो मैग्नीशियम का जो प्रोसेस है डालने का, मैग्नीशियम डालकर गर्म करने का, बट आप अभी इतना समझें कि मैग्नीशियम कन्वर्टर में लाकर मैग्नीशियम को डाला जाता है जिससे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, और उसके बाद ये एक डक्टाइल आयरन का रूप ले लेता है। अभी डक्टाइल आयरन बना है, नॉट पाइप। अब इसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू होता है। ये लगभग 10 मिनट का प्रोसेस इसमें, अगर कोई आपसे पूछता है कि ये कन्वर्टर का प्रोसेस मैक्सिमम कितना मिनट का हो सकता है, तो 10 मिनट के करीब का ये प्रोसेस होता है। तो अगर देख ले तो अगर 5 टन का है तो 5 टन का होता है 10 मिनट में होता है। तो अगर 60 मिनट क्या हुआ तो मैंने 6 माने कि 6 से 7 लगभग 6 to 7 हम बैच कर सकते हैं। 7 मतलब कितना हो गया, सच 42 मतलब लगभग 40 से 42 टन एक कन्वर्टर से आप ट्रांसफर मेटल को कर सकते हैं। अब ये जो ट्रांसफर मेटल होता है, इसके बाद ये मेटल चलती है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन, CCM मशीन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, जहां पर पाइप अपने रूप को प्राप्त करेगा, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन, CCM सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन। ये प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगल अर्थात इस जो मशीन होता है ये लगभग 6 मीटर के करीब का ये मशीन होता है। और जो हम पाइप प्रोड्यूस करते हैं वो 5.5 मीटर, हिंदुस्तान के स्टैंडर्ड के हिसाब से पाइप का अगर कोई आपसे पूछता है कि डक्टाइल आयरन पाइप का लेंथ वर्ल्ड वाइड कितना स्टैंडर्ड माना गया है, तो 5.5 मीटर से 6 मीटर के करीब में इसका डिस्टेंस यानी कि स्टैंडर्ड माना गया है। तो स्टैंडर्ड है जो बाद में आपको हम चर्चा करेंगे। तो ये हम बनाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन में मेटल को पोर किया जाता है, उसमें डिफरेंट इक्विपमेंट होता है। जब इक्विपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको हम बताएंगे। वहाँ जाने के बाद हमारे पास डक्टाइल आयरन कन्वर्ट होता है पाइप में। अब पाइप की चर्चा जब करते हैं तो आपको हम बताते हैं पाइप का विभिन्न प्रकार होता है, और मतलब तरह तरह के पाइप बनाए जाते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड होगा कि दुनिया में अब सब तरह का बनाने लग जाए तो हमारे फिटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी तक जो हिंदुस्तान में जो हम फोरकास्ट जो हम लोगों ने जो मैं बनाया हूँ अब तक हम लोगों ने 1200 डाया तक का पाइप बनाया है। DN मतलब नॉमिनल डायमीटर, तो DN 80 से DN 1200 डाया तक हम लोगों ने पाइप को बनाया है। और इस तरह का मशीन भी होता है, जैसा कि डाया बड़ा हुआ तो बड़ा मशीन होता है, तो उसमें जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी कम होगी और इन टर्म्स ऑफ टनेज बहुत ज़्यादा होगा, बट प्रोडक्टिविटी मतलब नंबर ऑफ पाइप्स कम होने की संभावना लगती है। उसी तरह से छोटा पाइप होगा तो उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा पाइप से ज़्यादा पाइप निकाला जा सकता है।
अब ये यहाँ से हमारा क्या होता है, अब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और हम पाइप बना लेते हैं। और जब पाइप बन जाती है, पाइप बनने के बाद हम चलते हैं गैंट्री की ओर, इस पाइप को गैंट्री पे डालते हैं और गैंट्री से सीधे एनेलिंग फर्नेस नाम का एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, ये सारे पाइपों को फीड करते हैं। पाइप फीड करने के लिए क्यों करते हैं, दो तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी चीज़ को कोई भी कस्टमर क्यों खरीदेगा, अगर उसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं रहे, अगर वो लॉन्गेविटी नहीं रहे, अगर वो लंबे लाइफ के लिए ना हो, पाइप जल्दी टूट जाए, तो फिर पाइप को कौन लेगा। तो एज कास्ट पाइप तो एकदम कच्चा पाइप होता है, अगर उसको पाइप में अगर हल्की सी भी ठोकर भी लग जाए तो एज कास्ट पाइप टूटने की संभावना रहती है। तो इंजीनियरों ने ये सोचा, चूंकि आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो डक्टाइल आयरन पाइप जो बनता है, ये लगभग 100 ईयर्स के लिए किया जाता है और ये टोटल गवर्नमेंट सप्लाई होता है। हिंदुस्तान या अदर कंट्री में भी सरकार के द्वारा ये परचेज किया जाता है। तो सरकार ये चाहती है कि जो भी पाइप का निर्माण हो वो लगभग 100 साल के लिए बने। तो हम लोग जब पाइप के निर्माण के कार्य में जब भी आगे बढ़ते हैं तो इसमें हर बिंदुओं को ध्यान में दिया जाता है, जिससे कि ये लगभग 100 साल तक टिके। तो अभी हमने पाइप बना ली, पाइप बनाने के बाद ये पाइप आगे बढ़ता है और ये पाइप एनेलिंग फर्नेस के अंदर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आगे चलता है। हीट ट्रीटमेंट ये लगभग आपका हिंदुस्तान में दो तीन तरह के आपका होगा, चूँकि आपको मैं बताया कि DN100 से लेकर के DN80 से लेकर के DN1200 तक बनता है। तो इसलिए डिफरेंट बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा एनेलिंग फर्नेस होता है। तो हमारे पास एनेलिंग फर्नेस, लेकिन हम एनेलिंग फर्नेस का एक प्रोसेस को बता देते हैं। हीट ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, इसमें इसमें 3 भाग होता है। एक पहला भाग होता है जहाँ पर आप हीटिंग प्रोसेस चालू कर देते हैं, उसके बाद आइसोलेशन में कुछ देर तक पाइप को रखा जाता है, उसके बाद फिर कूलिंग जोन में जाता है, उसके बाद फास्ट कूलिंग जोन में जाता है। तो इस तरह से 4 भाग डिवाइडेड रहता है और चारों भाग से होते हुए पाइप लास्ट में निकलता है। जब इन करते हैं पाइप तो लगभग उसकी डिग्री अगर देखा जाए तो 400-450 से 500 डिग्री रहता है पाइप के ऊपर का टेम्परेचर। अगर आप ठंडा पाइप को दिए तो ठंडा पाइप होगा, तो हीट ड्रॉप का संभावनाएं बन सकती है। लेकिन ऑनलाइन फीडिंग होता है, जो पाइप निकलता है तो 500-550 डिग्री पर इन होता है, आउट भी जो हम निकलता है तो 500-550 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक बाहर होता है। तो कहने का मतलब है इन और आउट दोनों अवस्था में पाइप बहुत गर्म होता है, इसलिए बहुत सावधानी से पाइप को फिट किया जाता है। और उसके बाद जब पाइप एनेलिंग फर्नेस से बाहर हो जाता है, हम ये सारे बात को बहुत डिटेल में जाएंगे जब एनेलिंग फर्नेस का या CCM का या इंडक्शन फर्नेस का या क्रेन का जब हम अध्ययन करेंगे, और एक एक पार्ट को हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इक्विपमेंट को बताएंगे। मैं इस बात को बड़ी दावे से कहता हूँ कि जब मैं मेंटेनेंस में जिस ज़माने में हमने ज्वाइन किया था स्टील प्लांट को, तो आई वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट इंजीनियर in electrical and instrumentation in maintenance in ductile iron pipe. So it was you can say that nobody was selecting to the ductile iron pipe to work in the maintenance, because that time was very, I am talking about a very older time. The situation, all things are very very new on that time. इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, जब एनेलिंग फर्नेस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो एक प्रोसेस आता है कि पाइप ये यूज कहाँ होगा। तो पाइप हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा ड्रेनेज के लिए यूज़ करते हैं, और तीसरा गैस लाइन में भी यूज़ करते हैं। अभी कुछ ज़माने में ऐसा चलने लगा है। तो आप 2 बात को ध्यान में रखें, या तो ड्रेन में यूज़ कर सकते हैं या तो पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, यानी पानी पीने की लाइन घर तक लगाने के लिए इसको यूज़ किया। बेसिकली जो परसेंटेज हो, अगर ज़्यादा देखें तो 98% के करीब में हम पानी पीने के लिए हिंदुस्तान में यूज़ कर रहे हैं। लगभग 2% अभी बढ़कर के 10% के करीब हुआ तो ड्रेन वगैरह में यूज़ करने लग गया। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अब ये जो आती है, तो अब बताया आप, ये चूंकि आयरन का पाइप होता है, अगर आयरन पाइप को जमीन के नीचे जाएगा, जैसे पानी पे जमीन के नीचे जाए तो जंग लगने की संभावना बनती है, रस्ट लगने की संभावना बनती है। जब रस्ट लगेगी इस पे तो पाइप खराब हो जाएगा। तो इस रस्ट को बचाने के लिए एक स्पेशल मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं जिंक। जिंक की कोटिंग पाइप के ऊपर में की जाती है और उसके लिए एक स्पेशल मशीन होता है, जिंक कोटिंग करते हैं। जिंक कोटिंग करके फिर प्रोसेस आगे बढ़ता है। चूंकि आप एक बात को समझिए कि जब हम पाइप को बनाते हैं, इस पाइप में 2 पार्ट होता है, एक मुंह उसका होगा, माउथ होगा, तो एक होता है पॉकेट एरिया और दूसरा होता है सॉकेट एरिया। अर्थात पाइप को एक दूसरे में घुसाना भी है और उसके बाद आगे करके ले करके बढ़ाते चला जाना है। तो जो स्पिगॉट एरिया होता है या सॉकेट एरिया होता है, इन दोनों में इस तरह से
हो कि एक दूसरे पाइप फिट हो सके, तो बीच में हमारा ग्राइंडिंग यूनिट भी होता है, कटिंग यूनिट भी होता है। पाइप अगर वो ओवल हो गया तो ओवल सेटिंग मशीन भी होता है। इसके बाद एक मेन प्रोसेस दूसरा होता है, क्योंकि हम पाइप के लिए यूज़ करने जा रहे हैं, पानी पीने के लिए यूज़ करने जा रहे हैं, पानी के लिए यूज़ करने जा रहे हैं, तो पानी जाएगा तो उसमें प्रेशर होगा, तो इसलिए इसका प्रेशर टेस्टिंग भी किया जाता है। तो उसको बोलते हैं, जो मशीन में किया जाता है उसको बोलते हैं SPTM मशीन, हाई प्रेशर टेस्टिंग मशीन बोलते हैं। उस मशीन में जा करके हम लोग लगभग हर डिफरेंट डाया के मशीन को, पाइप को डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे 25 kg प्रेशर फॉर 1 मिनट, 50 kg प्रेशर फॉर 1 मिनट, है ना, ऐसा करके हम पाइप को टेस्ट करते हैं और इस टेस्ट को भी पास कर जाती है पाइप। तो इसके बाद हम जाते हैं, चूँकि आपको मैं बताया कि ये पानी पीने के लिए यूज़ होगा, तो आपको बहुत सब साधारण सी बात होगी, आपके घर में टंकी वगैरह सब बना हुआ रहता है, उस टंकी का पानी पीते हैं जो सीमेंट का बना रहता है, आपको कभी भी किसी तरह का बैक्टीरियल और किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसी तरह से इसको भी यही समझा गया समय के अनुसार कि इसमें भी एक सीमेंट का कोटिंग किया जाए। तो यहाँ पर भी हम सीमेंट की कोटिंग करते हैं, अंदर में पाइप के अंदर सीमेंट की कोटिंग की जाती है, उसे सीमेंट लाइनिंग मशीन कहते हैं। फिर यहाँ पर पाइप सीमेंट लाइनिंग हो करके तैयार हो जाता है। लेकिन आप एक बात को समझें, अगर हम सीमेंट लाइनिंग करते हैं और उसके बाद जो सूखने के लिए 12 दिन, अगर जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में कि घर का छत बनाओ तो लगभग 12 दिन तक पानी देके उसको क्यूरिंग करना पड़ता है। अगर ऐसे करेंगे तो हमारा प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगा? तो हमारे पास एक नेचुरल कूलिंग भी एक सिस्टम होता है और दूसरा कूलिंग होता है, हम जो वेपर से इसकी कूलिंग नेचुरल कूलिंग करते हैं, वेपर डालते हैं और उसके बाद क्या होता है, सेटल बहुत फास्ट हो जाए उसके लिए काम करते हैं। तो अभी एक ऑनलाइन भी हो गया, एक ऑफलाइन भी है, इन दो तरह से हम उसको क्यूरिंग कर देते हैं। क्यूरिंग करने के बाद सीमेंट सेटल हो जाता है, लगभग 24 घंटा 24 आवर का बात ले, जैसे 8 आवर्स भी है, 6 आवर भी ऑनलाइन में, उस तरह करके हम इसको आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद आता है कि अभी पाइप का इतना पर भी पाया गया क्या कि भाई इतना करने के बाद भी हमारा पाइप में जंग लगना शुरू हो गया। तो विद्वानों ने ये सोचा कि और कुछ किया जाए इसमें। तो एक और मशीन आती है जो सीरीज में लगी हुई है, और वो मशीन आती है, इसमें आता है बिटुमिन कोटिंग, यानी बिटुमिन कोलतार का कोटिंग उसके बॉडी के ऊपर में किया जाता है। बिटुमिन लिक्विड पदार्थ है, काले रंग का पदार्थ होता है। अब आप कहेंगे काला रंग का ही पाइप बनाते हैं, नहीं नहीं, काले रंग का नहीं, बहुत तरह का है, ब्लू कलर का भी बनाते हैं, ब्लू एपॉक्सी उसको बोलते हैं, बिटुमिन बोलते हैं, फिर रेड एपॉक्सी भी होता है। तो हर तरह का चीज़ को तीन चार कलरों में हम इसको बनाते हैं, एज पर द डिमांड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, और जिस तरह से होता है उस कलर को देख करके इसको बनाया जाता है। और भी बातें हैं जो आने वाले वीडियो में हम बताएंगे। अब हमारे बिटुमिन कोटिंग कंप्लीट हो जाती है, तो इसके बाद मशीन फिर पाइप हम आगे बढ़ता है। क्योंकि विटामिन कोटिंग, आप मान लीजिए किसी चीज़ को कोलतार से आप कलर करते हैं तो सुखाने में उसमें भी टाइम लग जाएगा। नेचुरल कूलिंग अगर करते हैं तो सूखेगा, नेचुरल ड्राई करते हैं तो भी टाइम लगेगा। तो इसके लिए भी एक बनाया गया क्या भाई, इसको नेचुरल ड्राई ना करके इसको क्या किया जाए, इसको हम गैस से सुखाते हैं, बर्नर से सुखाते हैं। तो एक और मशीन में आगे बढ़ता है जहाँ पर ड्राई मशीन होता है, उसके अंदर जाता है और ड्राई करके फिर पाइप बाहर निकलता है, फाइनल पाइप निकलता है। और फाइनल पाइप निकल गया भाई, तो अब किसका पाइप मार्केट में आएगा, तो उसका नाम होना चाहिए जिस कंपनी ने इसका प्रोडक्शन किया। तो वो जो बाहर आता है तो उसमें स्टैंपिंग कर दिया जाता है और उस पर कंपनी का नाम लिख दिया जाता है। इसके बाद पाइप फाइनली इक्विपमेंट के द्वारा, लॉजिस्टिक इक्विपमेंट के द्वारा ये फिनिश यार्ड में चला जाता है और ये बिकने के योग हो जाता है। तो ये ओवरऑल एक पूरा प्रोसेस हुआ। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मिस किया हूँ कि हमने आपको बताया कि पाइप को बनाने के लिए सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉकेट को बनाने के लिए हमारे कोर सोप होता है, जहाँ पर कोर होता है, बालू, सैंड और उसके साथ कुछ बाइंडिंग आइटम को मिला करके कोर को बनाया जाता है, जो डिफरेंट डिफरेंट डाया के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर होता है, और उसको लगाकर सॉकेट में डाला जाता है और सॉकेट में डाल करके उसका सॉकेट का निर्माण किया जाता है। ये बहुत सिंपल है, बट ये प्रोसेस जो आप अब लगभग आप ओवरऑल प्रोसेस को समझने में सक्षम हो गए होंगे। हम आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जो एक एक इक्विपमेंट का जितना आपको इक्विपमेंट बताए, ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए स्टार्ट टू एंड तक 13 नंबर ऑफ इक्विपमेंट लाइन में होता है। और ये 13 इक्विपमेंट का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। उसमें हम पूरे इलेक्ट्रिकल पॉइंट को भी ध्यान देंगे, मैकेनिकल पॉइंट को भी ध्यान देंगे, प्रोडक्टिविटी के बारे में भी सोचेंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो जो ओवरऑल जो आपको जानकारी हो जाए डक्टाइल आयरन पाइप के बारे में, मैं ये समझाने का प्रयास किया हूँ। एक बार वंस अगेन हमारे व्यूअर, आप जो हमको देख रहे हैं, आपको ज़रूर ये बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने
मित्रों को भी बताएं, ताकि एक समृद्ध भारत का निर्माण हो। हमसे कई लोगों ने बोला कि सिन्हा जी, हिंदुस्तान में हमने तो प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, परंतु हमारे पास टेक्नोक्रेट की बहुत ही कमी है। इस चीज़ को देखते हुए मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जो बंधु, जो हमारे कामगार हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के निर्माण के लिए, जैसे उद्योगपति इन सारे कामों को करने के लिए लगे हुए, उद्योग को लाने के लिए लगे हुए हैं, हमारे जो कर्मचारीगण हैं, हमारे जो इंजीनियर हैं, हमारे जो मैनेजर हैं, वो भी इतना प्रवीण हो जाए कि वो एक अच्छा क्वालिटी पाइप बनाएं, ताकि हमारे पाइप पूरी दुनिया में बिक सके और दुनिया में हमारा नाम हो। थैंक यू वेरी मच। और साथ में मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें हम चर्चाएं करते हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न का निर्माण होता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर भी मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को आप लिखें, बताएं, और हम जहाँ तक हो सकेगा आपके प्रश्नों का उत्तर आपको पर्टिकुलर कमिंग एपिसोड में देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि होता क्या है, जो वक्ता होता है ना, वक्ता हमेशा इस बात को सोच कर चलता है कि वो जो ज्ञान की धारा बहा रहा है, उस ज्ञान की धारा में हमारे तरह ही सभी तरह के अंडरस्टैंडिंग हो जाए, पर तो ये होता नहीं है। अतः हम निवेदन करते हैं कि आपके पास जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप अपने कमेंट सेक्शन में हमको लिख सकते हैं, और हम चाहेंगे कि हम आपके सभी प्रश्नों का सही ढंग से उत्तर दे सकें, ताकि आप एक योग्य टेक्नोक्रेट और एक इंजीनियर और एक टेक्नीशियन बन सकें। और अंत में मैं यही बताना चाहता हूँ मेरे मित्रों कि आप जितना भी, आपको अगर ये वीडियो दिल से भाता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी ये संतोष हो, और हैंड दिखाकर, हैंड दबा करके, हैंड रेज करके उसमें ये करें, ताकि मैं अन्य वीडियो को आपके सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने लाने का प्रयास करूं, अंगूठा से दिखाकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। धन्यवाद।